हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताओ यार। नंबर बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ यार। एक बार शेयर करो वीडियो को फटाफट। सभी बच्चे यार वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये बात पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे हाँ, मैं बेटर हूँ। ठीक है। दांत में दर्द हो रहा है भाई, दांत में दर्द मतलब अभी दोबारा हो रहा है। मतलब दवाई लूँगा तब तक एक्चुअली दांत निकल रहा है बाहर मुंह से। ठीक है। अब वो अकल जो होता है ना, विजडम टीथ, अकल जाड़ जिसको बोलते हैं, वो निकल रही है बाहर। अब वो जब तक निकलेगी दर्द होगा। वो हर बार अभी 1-1.5 महीने पहले वो निकली थी, एक 3-4 दिन दर्द दिया था, फिर वो ठीक हो गई थी। अभी वो फिर निकल रही है, आगे फिर निकलेगी, तो वो चलता रहता है। ठीक है। दवाई लेके काम चला रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो गाइज, आज हम जो बात करेंगे दोस्तों गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हम बात करेंगे, इसका कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ है एंड देन विल डिस्कस अबाउट द हीट बजट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हीट बजट, उष्मा बजट के बारे में भी आज हम चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक है। सो गाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। जो अगर मैं बात करूं आपसे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइज, मैं चाहता हूं एक बार आप फटाफट से क्या कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो। बच्चे यार बहुत कम मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। एंड ट्रूली स्पीकिंग यार, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा इस स्ट्रेंथ के अंदर। सारे लोग डिस्करेज है यार। ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेंथ पे आते हो ना, चलिए। नमस्ते यार, सभी की नमस्ते, सभी की नमस्ते, सभी का प्रणाम, सभी की राम राम, सबका सब कुछ। ठीक है, डोंट वरी। चलिए। सो गाइज, लेट स्टार्ट द क्लास। जल्दी से अभी मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। एंड एज यू नो दोस्तों, ये बैच अपना स्टार्ट हुआ है 25 मार्च से, 25 मार्च से, और 2021 से बैच अपना स्टार्ट हुआ है। रोज 4 बजे इसकी क्लास होती है डेली। आप जुड़ सकते हो दोस्तों। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों के पास है वो एनरोल कर लो सब्सक्रिप्शन। जिनके पास नहीं है ना, उनको अनअकैडमी को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड यूज करना है सुमित10। ठीक है। सुमित10 कोड आप यूज करना है एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों, इसको कल तक बढ़ा दिया गया है, अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक कर दिया गया है इसको दोस्तों, क्योंकि काफी सारी बच्चे जो है उनका भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो इसको 21 अप्रैल तक बढ़ा के कर दिया गया है। डिसाइड किया गया चलो इसको 1 अप्रैल तक, मतलब कल और वैलिड है। तो कोई भी बच्चा जो सब्सक्राइब करना चाहता है 1 ईयर का जीए सब्सक्रिप्शन, सो 1 ईयर के साथ उसको क्या मिलेगा, 4 मंथ का क्या मिल रहा है दोस्तों, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कब तक, ये कल तक वैलिड है। दिस इज वैलिड अप टू द 1 अप्रैल, यानी कि कल तक अप्रैल ये वैलिड है। तो आप जाइए, कोड लगाइए सुमित10। याद रखिएगा, कोड सुमित10 ही यूज करना है। कोई भी आपको फोन करेंगे अनअकैडमी सेल्स टीम से, तो आप वो बोलेंगे ये कोड लगाओ, वो कोड नहीं भाई। आपको कोड हमेशा क्या यूज करना है दोस्तों, जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10। आपको सुमित10 कोड का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। और वैसे भी वो यही कहेंगे कि कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपन सुमित10 कोड लगाएंगे ना, क्योंकि आप, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं आपको। उसके बाद दोस्तों, ये अपने 4 यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो हमने आपके लिए स्टार्ट किए। मैं कहता हूं चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल से आपको इस चैनल पे भी क्लासेस जो है वो दिखने को मिल जाएंगी। मतलब कल से आप यहां पे भी क्लास देखा करोगे, करंट अफेयर 101 पे भी। अनअकैडमी ऐप, इस ऐप के ऊपर दोस्तों अगर आप जानो मुझे, तो मैं हूं इस नाम से, सुमित कुमार नाम से हूं, ना कि सुमित राठी। तो ये देख लेना, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। सो यहां पर आप मेरे साथ क्विज कर सकते हो, यहां पर मेरे साथ स्पेशल क्लास कर सकते हो, प्लस कोर्स कर सकते हो, है ना। और याद रखना, मेरा जो कोड है वो क्या है, सुमित10। सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड को आप यूज करोगे टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। द कोर ऑफ द टॉपिक 2 थे, इंसुलेशन और क्या था, हीट बजट। 2 बात बताई थी। इंसुलेशन का मतलब क्या था सर, आपतन, और क्या था दूसरा था हीट बजट। हीट बजट मतलब कितनी। आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं।
हीट का सोर्स क्या था दोस्तों, तीन चीजें थी हमारे पास, सन की रेडिएशन, ग्रेविटी और एंडोजेनिक फोर्सेस, सूरज के पास ऊर्जा कहां से आई वगैरह वगैरह। ये सारे टॉपिक जो है ना दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक इन द डिटेल, बिकॉज ऑलरेडी यार बच्चे बहुत से कहते हैं कि सर आप बार बार एक ही टॉपिक कराते रहते हो, हमारा टाइम खराब होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज आपका टाइम खराब नहीं करते। सो लास्ट क्लास में आपने सब कुछ पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर मैंने बताई थी आपको, किस प्रकार से एटमॉस्फेयर हीट होता है, गर्म होता है, तो इसको एक बार दोबारा देखना जो है वो जरूरी है। एटमॉस्फेयर कुछ कैसे हीट होता है, देखो सूर्य से लाइट आती है, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास लाइट का सोर्स क्या है दोस्तों, सन की रेडिएशन है ना। जब सन की लाइट हमारे तक पहुंचती है तो ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर तो बहुत सारी लेयर है ना भाई। सबसे ऊपर कौन सी लेयर आती है हमारे पास, सबसे ऊपर आता है हमारे पास मैग्नेटो, ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आयनोस्फेयर, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओजोनोस्फेयर, और लास्ट में आता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। अब हर लेयर कुछ ना कुछ रोक लेती है। जैसे मैग्नेटोस्फेयर किसको रोकती है, जो हमारे पास जो अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना, अल्फा बीटा गामा रेज जो होती है, जिनको हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं, उनको एब्जॉर्प्शन का मतलब मैंने बताया था। एब्जॉर्ब का मतलब क्या, शोषित कर लेना, सोख लेना। और जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो आपकी जो रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी रेडिएशन एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, इट विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। मतलब जब जब एब्जॉर्प्शन होगा, कोई भी जब किसी ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो उससे तापमान क्या हो जाता है दोस्तों, आपका बढ़ जाता है। सो ये एब्जॉर्ब करेगा तो हीट जो होगी वो क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी जो होगी, हीट एनर्जी भी आपका इंक्रीज हो जाएगी। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर क्या होता है, चलो अल्फा बीटा गामा तो रुक गया, क्योंकि ये इतनी खतरनाक थी कि अगर गिर जाता तो विदिन अ ब्लिंक ऑफ आईज अर्थ विल टर्न इनटू एशेस, पृथ्वी राख में बदल जाता। दूसरा आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर हमारी एक्सरेज को रोकता है। थोड़ा सा अगर मैं पीछे लेके चलूं आपको, तो मैंने आपको यहां पर बताया था ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है। सबसे खतरनाक कौन सी है, देखो सबसे खतरनाक है गामा रेज। अरे याद है कि नहीं है भाई, याद है कि नहीं है यार, मुझे तो लग रहा है याद ही नहीं है आप लोगों को, याद है ये, हाँ भाई एवरीबॉडी, अरे याद है कि नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे याद है। सर आई एम फाइनल ईयर में हूँ, प्लीज़ गाइड मी, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर यूपीएससी की तैयारी, ये कोई सवाल ही नहीं है संतोष मीना। आप देखो ना आपको क्या करना है, ठीक है, मैं तो बोल दूंगा आप यूपीएससी की तैयारी करो, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो, कल को घर वालों से सुनना पड़ा तो, घर वाले सपोर्ट देंगे तो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आप डिसाइड कीजिए। देखिए ये मेरा रोल नहीं होता, इसमें कोई गाइडेंस नहीं होता, बस आप मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहती हैं फिर आप वही करना है, नहीं, ये चीज़ें आप खुद से सोचो। अगर आप ऐसे छोटे छोटे फैसले आप नहीं ले पाओगे तो आप यूपीएससी कैसे क्लियर, आप बन भी गए, चलो यूपीएससी क्लियर कर लिया आपने, आईएएस बन गए, अब जब अपने डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, देश के डिसीजन कैसे लोगे। बुरा मत मानना बट समझना मेरी बात को। सबसे खतरनाक रेज है अल्फा रेज, गामा रेज, उसके बाद है मेरे पास एक्स रेज, उसके बाद क्या है मेरे पास यूवी रेज, उसके बाद क्या है मेरे पास दोस्तों विजिबल लाइट, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये हमारे पास सिस्टम है। अब गामा रेज को कौन रोक रहा है दोस्तों, गामा रेज को, यही तो बताया मैंने, गामा रेज को रोक रहा है शॉर्ट ये, ठीक है। उसके बाद आयनोस्फेयर किसको रोक रहा है, एक्स रेज को, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन जो है ऑलवेज यहां पर, जब भी एब्जॉर्प्शन होगा समझना एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है वहां पे। एब्जॉर्प्शन लीड्स टू द एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी बॉडी किसी भी ऊर्जा की किसी किरणों को सोखती है तो आपका तापमान बढ़ेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है दोस्तों, यूवी रेज, यूवी का तो सबको पता है, मैं मानता हूं ये आपको नहीं पता बट इसका सबको पता है कि जो अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर है, हमारा क्षोभ मंडल है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से स्ट्रेटोस्फेयर का तापमान भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में बात करता हूं तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इसमें सारी विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट आती है और यहां पर अलग अलग प्रोसेस होती है, स्कैटरिंग होती है, उसके बाद में डिफ्यूजन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर भी तो होता है। सो यही खेल जो है मैं आपको बताने वाला हूं आज, ठीक है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्कैटरिंग क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली द स्कैटरिंग इज, स्कैटरिंग क्या होती है। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल के अंदर में हमारे, ठीक है, बहुत सारे धूल के कण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो कण होते हैं। तो वो कण से क्या होता है, सूर्य की लाइट आती है और वो टकरा के अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, मुड़ जाती है। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, देखो ये पार्टिकल था, सन की लाइट इस पे पड़ी और वो अलग अलग भागों में क्या हो गया, देखो बट गई, ठीक है, अलग अलग। जो अपने पास लाइट आती है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज हो जाना। स्कैटरिंग और डिफ्यूजन लगभग एक सा ही वर्ड है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो हुआ क्या, सूर्य से भाई लाइट आई, ये क्या था हमारे पास, एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल पर पड़ी और वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो गई, फैल गई, ठीक है, ऐसा हो रहा है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। सो स्कैटरिंग का सिंपल मतलब है, समझ में आया कि नहीं आया, सभी बताओ बच्चों,
स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब है जब किसी भी कण पर, धूल के कण पर, डस्ट पार्टिकल पर सूर्य की ऊर्जा पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वो स्कैटर हो जाती है, वो अलग अलग भागों में, अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। सिंपल है, ठीक है। अब पूछते हैं सर स्कैटरिंग जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। समझना, ये किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ, लैम्डा। अब याद करो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब लैम्डा जो है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। शॉर्ट वेव जो होगी वो कहता है ज्यादा स्कैटर्ड होती है। जितनी शॉर्ट वेव है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, मतलब हाई एनर्जी की वेव ज्यादा क्या करती है? स्कैटर होती है। मतलब एक कोई वेव्स आ रही है ऊपर से, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज एनर्जी, तो ये जब पड़ेगी तो ये क्या होगी? अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। अब सूर्य से भी ऐसा ही होता है, सूर्य से किरणें आती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है दोस्तों? एटमॉस्फेयर में हमारा प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। तो जैसे ही वो उस पर टकराती, जैसे इस पर गिरती है, वो क्या करती है दोस्तों? वो इस प्रकार से अलग अलग भागों में क्या होता है? वो बढ़ जाती है, डिफ्रेस आपका क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट, बदल, अलग अलग भागों में भाग जाती है। इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? इस इनकमिंग लाइट्स फ्रॉम द सन, इसी को बोलते हैं हम स्कैटरिंग। तो याद रखना, जितनी वेवलेंथ कम होगी, स्कैटरिंग उतनी ही क्या होगी? ज्यादा, फैलाना उतना ही ज्यादा होगा। ये रीजन है जिसकी वजह से स्काई आपको ब्लू दिखता है, ठीक है। ब्लू स्काई आपको इसीलिए दिखता है, ठीक है। विबग्योर होता है ना, आप बताओ, विबग्योर होता है ना हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, VIBGYOR, ठीक है। सो इसीलिए वायलेट जो होता है ये क्या होता है? इसीलिए अपने को स्काई जो है वो कैसा दिखता है? आपका ब्लू। सो अगर आपको पूछे ब्लू स्काई क्यों दिखता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग जो, जितनी शॉर्ट वेव होती है उसकी स्कैटरिंग उतनी ही क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए अपने को स्काई कैसा दिखता है दोस्तों? ब्लू दिखता है। ये बात लिख लोगे, ओके की रिपोर्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ओके की रिपोर्ट। अच्छा, जो कमेंट बॉक्स में, टीम एक बार सुनो, जो कमेंट बॉक्स में कर रहा है यार बकवास, कर दो ब्लॉक उसको, ठीक है। पढ़ाई पे जो ध्यान नहीं दे रहा उसको ब्लॉक कर दो। शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड करती है, ज्यादा अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है, याद रहेगा। और याद रखना दोस्तों, इसी की वजह से आपका ब्लू स्काई है। स्काई, आसमान का रंग नीला, किसकी वजह? स्कैटरिंग, ठीक है। क्योंकि ब्लू लाइट जो है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए अपने को आसमान क्या दिखता है? नीला, ठीक है ना। अब कई साइंटिस्ट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। कई साइंटिस्ट बनेंगे, वो क्या कहेंगे भाई? कई साइंटिस्ट बनेंगे, वो कहेंगे ना सर जी, जब सूर्यास्त होता है तो ये तो लाल भी दिखता है। तो वो यार अलग अलग प्रकार का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस इतना अपने को साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही समझो, जो आकाश का रंग, आसमान का रंग जो नीला दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। अगर आसमान का रंग नीला ना हो, मतलब स्कैटरिंग ना हो, तो आसमान का रंग आपको नीला ना दिखे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ये भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो, सूरज की लाइट सीधी पड़ती है, उसके बाद आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों? अपने पास डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण। जैसा देखो, यही जो है स्कैटरिंग का मतलब क्या? लाइट का अलग अलग भागों में मुड़ जाना, और इसका जो प्रभाव होता है उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। सो स्कैटरिंग के कारण ही डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? अभी हमने देखा कि जब वेवलेंथ शॉर्ट हो, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है दोस्तों? स्कैटरिंग होती है। यहां क्या कह रहा है? व्हेन द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल, जब ये पार्टिकल का डायामीटर है, इस पे कोई वेव पड़ रही है, तो अभी कह रहा है व्हेन द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर देन द वेवलेंथ, इसका डायामीटर यानी कि d, ठीक है, क्या है दोस्तों? बड़ा है, किससे? वेवलेंथ से। व्हेन d इज ग्रेटर देन लैम्डा, अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर में स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस केस में स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। फिर उस केस में क्या होता है दोस्तों? डिफ्यूजन। उस केस में क्या होता है? डिफ्यूजन। अब ये टर्म याद कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इनसे सीधा सवाल आता है। कह रहा है कि व्हेन अ डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ द लाइट, true scattering is not possible and the effect of the particle of the nature is diffuse, reflected और diffusion, इसको बोलते हैं हम diffusion। so diffusion का मतलब क्या होता है? देखो, अलग अलग हिस्सों से लाइट, देखो ऐसे अलग अलग, आप देखो कमरे में हो, आप छत के नीचे हो, अब देखो सूरज की लाइट तो छत पे पड़ रही है ना, छत पे पड़ के सूरज की लाइट ब्लॉक हो गई, लेकिन आप देखते हो आपके कमरे में रोशनी तो होती है ना। क्यों भाई? क्योंकि वो जो लाइट है ना, वो सिर्फ छत से ही नहीं आ रही, वो रोशनी आपकी कहां से आ रही है? खिड़की से आ रही है। अब खिड़की पे रोशनी थोड़ी ना हो सर, सूरज से आनी चाहिए। खिड़की से रोशनी क्यों आती है? बिकॉज डिफ्यूजन हो रहा है ना, डिफ्यूजन हो रहा है। मैं मान के चलता हूं ये कमरा है और इस कमरे की इस दीवार पे आपकी खिड़की लगी हुई है। अब सूर्य की किरणें तो यहां पड़ती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। अब इसके बाद यहां कैसे? तो ऐसा नहीं होता, सूर्य किरणें सीधे नहीं आती, बीच में पार्टिकल है, तो वो क्या करते हैं? उसको ऐसे इधर उधर तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो इसीलिए जो सूर्य की किरणें हैं वो हर दिशा से आती है। सूरज की किरण आपको, लाइट हर दिशा से मिलती है,
है ना। अदरवाइज तो क्या होता, अदरवाइज तो यही होता, सूरज की ऊपर ऊपर छत ने रोक लिया, अब नीचे लाइट ही नहीं होगी, कमरे में दिन में भी अंधेरा रात में भी अंधेरा। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य की लाइट जो है वो सिर्फ एक दिशा से नहीं आती, ऊपर से नहीं आती, वो हमारे हर दिशा से हमें महसूस होती है, दिखती है। उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। सो दिस इज नोन एज द डिफ्यूज लाइट। डिफ्यूज का मतलब क्या होगा कि लाइट हमें हर तरफ से आती। तो स्कैटरिंग और डिफ्यूजन ऑलमोस्ट क्या है दोस्तों? सेम चीज है। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों? ये नहीं आ रही? स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। इट अकाउंट्स फॉर ब्राइटनेस ऑफ द डे स्काई। जो दिन के अंदर आपको आसमान दिखता है ना साफ एकदम, ठीक है, जो लाइट दिखती। नहीं तो एक बात बताओ, चंद्रमा वगैरह जो है ना, वहां का दिन में भी अगर एटमॉस्फेयर से ऊपर झांक के देखोगे तो आपको अंधेरा दिखेगा। क्यों? वहां पे डिफ्यूजन नहीं होता। और डिफ्यूजन नहीं होता इसीलिए चंद्रमा का या मार्स, कोई भी है जिस पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, उनका स्काई आपको दिन में भी डार्क दिखता है, अंधेरा दिखता है, वहां पे अंधेरा कायम रहता है। दो बातें मैंने आपको बताई, ठीक है, इस टॉपिक से। पहली मैंने 3 बातें बताई ऑलमोस्ट। पहली मैंने बात आपको क्या बताई कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, ब्लू स्काई, ठीक है, वाई। पहली बात। सो पहली बात क्या है हमारी ब्लू स्काई की, कि ब्लू स्काई क्यों दिखता है, ठीक है, बताओ। ये चीजें समझनी होगी आपको। ब्लू स्काई इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। क्यों भाई? क्योंकि सर जब शॉर्ट वेव जो होती है ना, जो शॉर्ट वेव होती है उसकी स्कैटरिंग भी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए ब्लू दिखता है हमें। आसमान कैसा दिखता है? ब्लू। दूसरा मैंने बताया कि हमारा जो डे टाइम स्काई है, जो दिन के अंदर में जब आप मुंह उठा के ऊपर देखते हो तो आसमान आपको चमकता, अरे अंधेरा दिखता है उसमें, क्यों उजाला दिखता है? हाँ भाई, अरे भाई आसमान में उजाला दिखता है या अंधेरा दिखता है? ठीक है, देखो खुशबू राजपूत, स्कैटरिंग का मतलब है फैल जाना। ये देखो समझ ही नहीं पा रहे आप। स्कैटरिंग का मतलब है फैलना, ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब है फैलना, ऐसे फैल जाना। ये देखो सूरज की किरण इस पे पड़ रही थी, इस पे पड़ रही थी, लाइट आई, इस पे पड़ी पार्टिकल के ऊपर, तो क्या होगी? फैल गई। आप लोगों का ध्यान नहीं होता, पता है, बातों में लगे रहते हो, फिर बाद में आप कहते हो कि सर समझ नहीं आया। ये स्कैटरिंग है। सूरज की लाइट आ रही, देखो इनकमिंग लाइट फ्रॉम द सन, सूरज से लाइट आ रही थी। अब सूरज से लाइट आ रही थी तो क्या हुआ? सूरज से लाइट आ रही थी तो क्या हुआ? सन से लाइट आ रही थी, लाइट आई, ये पार्टिकल पे गिरी। इस पार्टिकल को हमने क्या बोला? धूल का कण, है ना। अब इस पार्टिकल पे गिर के वो अलग अलग भागों में बट गई, ठीक है, देखो ऐसे अलग अलग भागों में बट गई, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया स्कैटरिंग। क्या बोल दिया? स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होती है? इस प्रकार से फैलना अलग अलग दिशाओं में लाइट का, स्कैटरिंग हो जाती है। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल, हमारे पास धूल के कण होते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो स्कैटरिंग होती है ना, ये आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, लैम्बडा पे डिपेंड करती है। क्या कह रहा है? कह रहा है जितना लैम्बडा छोटा होता है, छोटा लैम्बडा मतलब शॉर्ट वेव। अब लैम्बडा इज इन, मुझे पता है यहां दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, ज्यादातर बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अब वो इस चीज को समझना नहीं चाहते, वो सोचते हैं अरे साइंस है छोड़ दूं। लेकिन भाई अगर तुम इस चीज को छोड़ रहे हो ना, बार बार पढ़ाया, पिछले 4 लेक्चर में देखोगे ना तो यही पढ़ा रहा हूं बस मैं। क्यों? बिकॉज मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आप लोग क्या कहते हो सर रिवाइज ही हो रहा है क्या अभी तक? अब वो रिवाइज नहीं होता डियर, वो ये करा रहा हूं मैं, ठीक है। वो मुझे पता है ना, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, अभी भी आधे लोग छोड़ते हैं यार इसकी जरूरत ही नहीं है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब क्या हुआ? लैम्बडा जितना ज्यादा होता है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब ये क्या कह रहा है? लैम्बडा क्या होना चाहिए? शॉर्ट। लैम्बडा जब कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो लैम्बडा जब लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव। और लैम्बडा जब हाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव। अब ये कह रहा है कि जो शॉर्ट वेव जितनी शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेव का मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितनी वेव शॉर्ट होगी ना उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी, उतनी ज्यादा फैलेगी, वो उतनी ज्यादा ऐसे टकरा के वो इधर उधर भटकेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा शॉर्ट वेव होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और इसी वजह से आपको आसमान ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। अब स्कैटरिंग में और डिफ्यूजन में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? जब इंसिडेंट बीम जिस पे पड़ती है, जिस पार्टिकल पे पड़ती है, इसका एक डायमीटर होता है ना, डायमीटर मतलब व्यास, है ना भाई, ये है तो ये इसकी त्रिज्या होती है, इसका व्यास होता है। तो ये कह रहा है कि जो डायमीटर है डी, ठीक है, डायमीटर डी, अगर वो बड़ा है उसकी लैम्बडा से, उसकी वेवलेंथ से बड़ा है, तो फिर स्कैटरिंग नहीं हो पाती।
उस समय स्कैटरिंग नहीं होती। अगर वेवलेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, स्कैटरिंग में मैंने आपको बताया अभी, स्कैटरिंग कब होती है, जब वेवलेंथ कम होती है। लेकिन जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो क्या होगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो डिफ्यूजन होता है उसके अंदर। जब डी इज ग्रेटर देन किससे, लैम्डा, जब पार्टिकल का डायामीटर, व्यास उसकी तरंग दैर्घ्य से क्या हो दोस्तों, बड़ा हो, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में स्कैटरिंग नहीं होती, फिर डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं डिफ्यूजन के कारण। पहला तो डिफ्यूजन की ही वजह से आपको दिन में जो हमारा स्काई है वो ब्राइट दिखाई देता है। आसमान ऊपर देखते हो तो ब्राइट दिखता है, अंधेरा दिखता है पूरा। रात में देखते हो तो काली घटा का घमंड घटा दिखता है आपको। लेकिन दिन में देखते हो तो क्या, दिन में ऐसे मुंह उठा के देखते हैं तो चमचमाता आसमान दिखता है। हाँ या ना, गलत तो ही कह रहा हूँ? हाँ भाई, कितने बच्चे कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ यार, ये फिजिक्स ही है, ये बेसिकली फिजिक्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सेमी साइंटिफिक, जब तो मैं जोर लगा रहा हूँ यार। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं एक टॉपिक पढ़ा के मैं निकल यहाँ पे मतलब निकलता ना बनूँ? लेकिन मुझे पता है ना बच्चों को दिक्कत होगी, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं। यही तो मैं कहता हूँ, जो सुमित सर कर रहे हैं ना, शायद ही कोई सोचेगा आपके लिए। सही कह रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है मजाक? जो मैं सोच रहा हूँ ना, जो मैं आपको लिए करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल अपनापन है मेरा आपसे। मैं सोचता हूँ यार ये मेरे परिवार के लोग हैं सारे के सारे, और उस अपनेपन के साथ पढ़ाता हूँ, इसीलिए एक टॉपिक पे इतना समय लगाता हूँ। नहीं तो मेरा क्या जा रहा है, मैं भी निकल लूँ, चलता रहूँ, ठीक है, फटाफट भाई, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया, लेकिन मुझे पता है ना भाई, बच्चों को समझाना है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो मेरा काम अधूरा है। ये थोड़ा सा साइंस का पार्ट है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। मुझे भरोसा है यार आपकी कैपेबिलिटी पे। और कोई बात नहीं, कई बच्चों को लगेगा सर ये तो आज तक पढ़ा नहीं, तो जरूरी नहीं है। सीखना उसी को कहते हैं जो आज तक नहीं सीखा है हमने। यही तो नई चीज़ सीखी आपने, इसी से तो आपकी नॉलेज बढ़ी, इसी से तो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ सुमित सर कुछ जानदार पढ़ा रहे हैं। अब मैं भी बाकी लोगों की तरह गुणगुण यहाँ कुछ करके आके चला जाऊँ तो फिर क्या मतलब नहीं बनता यार। फिर जो मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ जो बाकी लोग करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपका लेवल अलग, आपको देखो, मैं ये चाहता हूँ इस चैनल पे जब आप पढ़ो ना तो फील हो आपको यूपीएससी का पढ़ रहे हो। बाकी तो गंद बहुत जगह भरा पड़ा है, उसको पढ़ के ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा, बताइए ये कहाँ हुआ, ऐसे ऐसे बहुत मजा आएगा। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है। उसको आप जाओगे थोड़े समय के बाद में सिर्फ और सिर्फ नील बटा सन्नाटा आएगा उससे, ठीक है, और कुछ नहीं आना उससे। और ये बात मैं गलत नहीं कह रहा। मैनी ऑफ द पीपल्स यू बिलीव इन योर हार्ट्स, बहुत सारे लोग हैं जो आप इस मन में जानते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैं जो कवर कर रहा हूं ना, दैट इज ऑफ द यूपीएससी स्टैंडर्ड एंड नो वन अदर्स ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कोई नहीं है जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इस स्टैंडर्ड को कवर कर रहा हो, इस स्टैंडर्ड को मैच कर रहा हो, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यूज। और वो जो फ्यू हैं वो या तो इस दुनिया में है नहीं अभी, ठीक है, मतलब चले गए हैं, वो डिमाइस हो गए हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, और या जो है उनकी वीडियो आती नहीं है ज़्यादा देखने के लिए, ठीक है, लाइव आते ही नहीं है वो, कभी कभी कुछ वीडियो आ गई बस ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरी टीम जो है ना वो काम मैंने उनको बोल रखा है, मैं कहा कंटेंट चाहिए यूपीएससी वाला, या एसएससी का माल नहीं भरना, या रेलवे वाला माल नहीं भरना, उसके लिए अलग अलग चैनल बना रखे हैं ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। अगर मुझे एसएससी पढ़ाना होगा मैं एक चैनल एसएससी खोल के बैठ जाऊँगा कि आओ भाई एसएससी का है, बट मुझे नहीं पढ़ाना भाई, मैं यूपीएससी के लिए स्पेशल रहना चाहता हूँ, तो यूपीएससी का पढ़ाऊंगा मैं। तो समझिए दोस्तों, ब्राइटनेस जो दिन के अंदर आपको ब्राइटनेस दिखती है ना स्काई के अंदर, ऊपर आसमान के अंदर, वो किसकी वजह से है दोस्तों? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। अगर लाइट डिफ्यूज ना हो तो आसमान आपको ऐसा ना दिखे। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? आप देख लो कोई भी चंद्रमा पे चले जाओ, वहाँ दिन में भी ना चंद्रमा का जो आसमान है ना वो आपको कैसा दिखेगा? वो अंधेरा ही दिखेगा आपको, अंधेरा कायम है वहाँ पे दिन में भी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होता वहाँ पे। ऐसे किसी और ग्रह जिसमें भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसमें वायुमंडल नहीं है, जिसमें हवा नहीं है, जिसमें धूल के कण नहीं है, अगर आप देखोगे उसके अंदर तो वो ब्लैक दिखता है आपको, ठीक है। दिन में देख लो चाहे रात में, वो ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। सो ये बात याद रखोगे। स्कैटरिंग, अच्छा स्कैटरिंग के अंदर ये जो स्कैटरिंग हो रही है ना, इसमें किसी लाइट का ट्रांसफर नहीं होता, मतलब इसमें ऊर्जा जो सूर्य से किरणें आ रही है ना, वो ऊर्जा लेके आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है। तो ऐसे जब वो टकरा के अलग अलग भागों में बट जाएगी तो उसकी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगी, उसमें ऊर्जा उतनी रहेगी। हमने सिर्फ दिशा को मोड़ा है। तो याद रखना, स्कैटरिंग से सिर्फ दिशा परिवर्तित होती है, स्कैटरिंग से भी और डिफ्यूजन से भी आपका क्या होता है? दिशा परिवर्तित। डिफ्यूजन से भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे क्या बता रहा हूं सर, जब आपकी हाथ पे आपकी जब ऊर्जा पड़ती है, ठीक है, आपके हाथ पे किरण पड़ी, सूर्य की किरण पड़ी, तो आपके हाथ ने उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब,
और जब एब्जॉर्ब कर लिया तो जो इंसिडेंट रेडिएशन थी, रेडिएंट एनर्जी जो थी, वो किस में बदल जाएगी, हीट एनर्जी के अंदर। भाई सोखते के साथ आपका हाथ गर्म हो जाएगा, मतलब एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, टकरा के दूसरी दिशा में बदल जाएगी। तो स्कैटरिंग या डिफ्यूजन के अंदर में आप यकीन मानो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, एनर्जी सेम फॉर्म में होती है, जिस फॉर्म में एनर्जी आई है उसी फॉर्म में एनर्जी रहती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो मुझे आप मतलब जल्दी से थम्स अप करके दिखाओ यार, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं आ रही तो थम्स अप करके बताओ, ठीक है। हाँ, डिफ्यूजन मतलब परावर्तन, ये काम कर लिया करो। जैसे देखो युगुल ने बता दिया, डिफ्यूजन का हिंदी मतलब होता है परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। ये चीज अगर आप कमेंट बॉक्स में करने लग जाओ ना, मैं वो चैनल जो बनाना चाहता हूं ना वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर चैट बॉक्स के अंदर बकवास ना हो और एक दूसरे से को मतलब हेल्प हो ना, तो जो चैनल मैं करना चाहता हूं ना, बनाना चाहता हूं, वो ये चैनल बन जाए, ठीक है। फिर कोई रोक नहीं सकता अपने चैनल को नंबर 1 जाने से, समझ रहे हो। फिर देखो नंबर 1 आप ही बनाओगे, स्कोर कोई नहीं बनाएगा, आप ही के कंट्रीब्यूशन से होगा। मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ यहाँ पे रोज आके, अब आपका ही सपोर्ट चाहिए मुझे इसमें। मैं और भी स्लो कर सकता हूँ, मैं और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ये बताओ ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है। अगर समझ में आया थम्स अप कर दो, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, ठीक है। तो याद रखना एनर्जी का ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट, देखो 3 चीजें हैं हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ी है। पहला हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, पहला सर हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, अवशोषित होना, ठीक है, अवशोषित करना। तो अवशोषित होता है पहला। दूसरा क्या पढ़ा मैंने, दूसरा पढ़ा सर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग पढ़ा, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, तीसरा हमने पढ़ा आपका अभी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं सर, डिफ्यूजन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने देखा परावर्तन, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्टेंस होता है, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब भी परावर्तन ही होता है, ठीक है, बदल मतलब परावर्तित हो जाना। अब देखना यहां पर एनर्जी किस में बदलती है। देखो जितनी एनर्जी एक किरण लेके आती है ना, इनमें सब में सेम रहती है, स्कैटरिंग इनमें सेम रहती है, ठीक है, सेम रहती है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता भाई। जैसे रिफ्लेक्टेंस है, क्या हुआ कि ये शीशा था, अब रेज आई, इस पे पड़ी और इससे पड़ के रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, तो उसकी एनर्जी में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, लाइट आई ऊपर से, धूल के कण पे पड़ी, अलग अलग भागों में ऐसे डिफ्यूज हो गई, बट गई, सर उसकी एनर्जी प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। स्कैटरिंग में भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन में भी ऐसा ही। डिफ्यूजन और स्कैटरिंग लगभग एक जैसा ही है, फर्क क्या है, डिफ्यूजन स्कैटरिंग में याद रखना कि स्कैटरिंग की खास बात क्या है, जितनी शॉर्ट वेव लेंथ होगी ना उतना डिफ्यूजन होगा और उतना स्कैटरिंग होगी। डिफ्यूजन में याद रखना जब डायामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, सीधा सवाल आता है साइंस एंड टेक में भी, जब डायामीटर जो होता है, ठीक है, डी ग्रेटर देन होता है किससे, लैम्डा वेवलेंथ से, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में डिफ्यूजन होता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है डिफ्यूजन, उसमें फिर स्कैटरिंग नहीं होती। तो इन तीनों में से अगर एनर्जी किसी में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो किस में होती है, एब्जॉर्प्शन। सो ओनली एब्जॉर्प्शन जो है, यहीं पर आपकी एनर्जी का क्या होता है दोस्तों, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एनर्जी का कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट। अगर आप समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे आपका मुझे एक बार लाइक चाहिए फटाफट से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, है ना। तो अब देखो कई बात बच्चे क्या कहेंगे, जैसे मैंने बताया ना आपका स्कैटरिंग जो है इट अकर्स विदाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब कई बच्चे कुछ मतलब ज़्यादा ही साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है, वो क्या कहेंगे दोस्तों, वो फिर स्कैटरिंग में अलग अलग बात करते हैं। मैं बता देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं, मैंने बोला ना जैसे स्कैटरिंग, मैंने क्या बोला, आपका स्काई आपका क्या दिखता है, ब्लू। अब कई बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, नहीं सर ये तो स्काई तो रेड भी दिखता है, जब सूर्यास्त होता है स्काई रेड दिखता है ना, हाँ दिखता है, बट उसमें स्कैटरिंग भी फिर अलग अलग प्रकार की होती है। साइंस में कूद जाओगे आप, रेले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, उसके बाद नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, तो उसमें माई स्कैटरिंग होती है जिसमें वो रेड दिखता है। अब मुझे इसमें इतना, मुझे आइंस्टीन का फूफा नहीं बनना भाई, तुम्हें बनना है तुम बन लो, ठीक है। मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना है आपको कि जो आपका ब्लू स्काई दिखता है, कोई भी आपसे शॉर्ट में अगर कोई पूछ ले कि ब्लू स्काई दिखता है किसकी वजह से, आपका जवाब होना चाहिए सर स्कैटरिंग। यार लाइक इतने कम क्यों है भाई वीडियो पे, लाइक्स यार जल्दी लाइक करो यार वीडियो को, ये मत काम करो। लाइक तो आपको बिना कहे कर देना चाहिए,
ठीक है, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट यार, करा करो लाइक। तो ब्लू स्काई अगर कोई भी पूछे आपसे कि बताओ स्काई ब्लू क्यों है, तो आप क्या बताओगे? वाई स्काई इज ब्लू? स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। तो ये बात हुई मेरी। अब बताइए आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी बताओ भाई फटाफट। इसको परिकिरणन कहते हैं यार। अब मेरे को लिखना नहीं आ रहा कैसे लिखते हैं। स्कैटरिंग इन हिंदी इज नॉन एज परिकिरणन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? परिकिरणन। अभी आ रही है आवाज? परिकिरणन। स्कैटरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकिरणन। तो ये बात हमारी होगी क्लियर। अब मैंने बताया ना, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर स्काई जो है वो रेड भी दिखेगा जब सूरज अस्त होता है या उगता है, तो लाल दिखता है आसमान। अब भाई उसमें स्कैटरिंग के अलग अलग प्रकार आ जाते हैं, माई स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव। तो फिर ज़्यादा तुम्हें आइंस्टीन का फूफा या फूफी बनना है तो बन लो, मेरे बस की नहीं है भाई। ठीक है, मैं तो इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना बच्चों को बता रहा हूँ, तो वो बहुत है। ठीक है, अभी तो आ रही है यार साउंड। अरे वो एक बच्चे का कॉल था, ठीक है, आप में से प्लस पे एक बच्चे का कॉल था, तो बस उसको कुछ बात बता रहा था, तो मैंने खुद साइलेंट कर दिया था। ठीक है, सो मैंने खुद साइलेंट किया था। ये क्लियर है? चलिए अब आते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी एक ऐसी टर्म है जो पूछी जाती है आपसे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है सर कि द प्रोसेस इन विच इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी इज रिटेन्ड बाय अ सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि इस प्रक्रिया में मूल ऊर्जा पदार्थ के द्वारा रख ली जाती है। मतलब मैंने स्कैटरिंग में क्या हुआ, मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपने मेरे को लौटा दी किसी दूसरे समय पे, सेम चीज़ लौटा दी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मैंने आपको कुछ चीज़ दी, आपने अपनी समझ के रख ली, वो आप कह रहे हो सर ये तो हमारी ही है हम थोड़ी ना देंगे इसको, समझ रहे हो? तो उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, गाइस, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? सो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि रेडिएंट एनर्जी जो है इट इज रिटेन्ड बाय द सब्सटेंस। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी गिरने वाली, जो किसी सब्सटेंस पे अगर कोई सूरज की किरण गिरती है ना, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब वो उसको निकलने नहीं देगा, वो उसी के पास रहेगा, उसको अपना बना लेता है। द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मॉलिक्यूलर एनर्जी। मैंने बताया सूरज की किरण किसी चीज पे गिरी, आप पे गिरी, मेरे पे गिरी, मैंने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब मेरा क्या होगा, मेरा तापमान बढ़ जाएगा। आपको मैं धूप में बिठा दूँ 2-3 दिन, या आपको मैं भट्टी में बिठा दूँ, तापमान उससे हीट आती, हीट आप एब्जॉर्ब करते हो, आपकी बॉडी का तापमान लगातार क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यस और नो? उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, सो 3 टर्म थी जो दोस्तों हमें बहुत ज्यादा पढ़नी है। जैसे आप देखो हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है, जो एब्जॉर्प्शन कौन करता है, 18 से 19%। पानी, जलवाष्प, अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ही तो होता है। जो किरणें हैं पृथ्वी से आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गई बात? सो 3 बातें मैंने अभी समझाई। देखो किस किस बच्चे को समझ नहीं आई मुझे जल्दी से बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं फिर बताऊंगा, और समझ में आई तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लास तभी आगे बढ़ाऊंगा। देखो ये बेसिक्स है, अगर ये समझ में ना आए ना भाई, फिर बच्चा दिक्कत में आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मेरा दिक्कत में आए। ठीक है, आराम से पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा। मुझे लगेगा सिलेबस नहीं हो रहा भाई, मैं स्पेशल क्लास लगा देंगे, संडे है अपने पास, एक्स्ट्रा लगा देंगे, रात में पढ़ा देंगे, बट समझ आना चाहिए। सो हमने 3 चीजें पढ़ी। ठीक है, पहली चीज क्या पढ़ी दोस्तों, पहला चीज पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हो गया सर। सर हमने दूसरा पढ़ा क्या, हमने पढ़ा रिफ्लेक्टेंस।
ठीक है, रिफ्लेक्ट होना पढ़ा हमने। सर हमने पढ़ा डिफ्यूजन, सर हमने पढ़ा स्कैटरिंग। अच्छा, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसमें होता है, ठीक है, बाकी सब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आप जिस स्टेट में एनर्जी देते हो उसी स्टेट में रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है बस उसकी, बस और कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, याद करो, थोड़ा पिछली क्लास में चलो। तो मैंने आपको बोला था कि पूरे टॉपिक को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, ठीक है, कैसे कैसे। सर एक तो वो किरणें जो सन से आती है, सन रेडिएशन, और दूसरी किरणें वो जो पृथ्वी से टकरा के जाती है, दैट इज अर्थ रेडिएशन। अर्थ से आने वाली रेडिएशन को मैंने क्या नाम दिया था दोस्तों, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब स्थलीय विकिरणें। क्या नाम देते थे इनको, स्थलीय विकिरणें, ये मैं इनको नाम देता हूं। तो अब उसी की बारी है, सन से आने वाली का हमने पढ़ लिया, पूरा हिसाब किताब हमने ले लिया, ठीक है। मैंने देख लिया भाई सूरज से किरण आ रही थी तो क्या हो रहा था, ये हमारी पृथ्वी थी, है ना, तो अलग अलग चीजें हो रही थी। कैसे, सबसे ऊपर कौन सा था, मैग्नेटोस्फेयर। अब मैग्नेटोस्फेयर में क्या हो रहा था बताओ सर, मैग्नेटोस्फेयर में जो अल्फा बीटा गामा रेज है उनका क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन। अभी बताया एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषित करना। सर उसके बाद में कौन सा था, मैग्नेटोस्फेयर के बाद में सर आ गया था आपका आइनोस्फेयर। सर आइनोस्फेयर में क्या हो गया था, सर इसमें एक्स रेज का एब्जॉर्प्शन हो गया था, एक्स रेज को क्या कर लिया गया था, एब्जॉर्ब। सर इसके बाद क्या था मेरे पास, इसके बाद था स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हुआ था सर, इसमें यूवी रेडिएशन, यूवी रेज को क्या कर लिया गया था, एब्जॉर्ब। अब इसके बाद था क्या, ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में आ भी जाती हैं वो कौन सी लाइट आ जाती है यहाँ पर, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब सूर्य के आने वाली किरणों को ये थोड़ी ना रोकते, वो आ जाती हैं। अब जब आने के बाद में क्या होता था, इसमें 3 चीजें होती थी, इसमें भी क्या होता था, इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता था, ठीक है, इसमें सूर्य की आने वाली किरणों के साथ एब्जॉर्प्शन भी होता था। कौन करता था, आपको पता है O2 जो वाटर है, वाटर वेपर। अभी आपको समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये तो ठीक है, अभी आप आधी बात समझो, आधी पिक्चर समझो। जो बच्चे कह रहे हैं सर अगले टॉपिक पे आओ, मुझे दिख रहा है उनका बट वो ये समझ नहीं पाए पूरी बात। ट्रोपोस्फेयर में जो बची हुई किरणें आई, देखो ये मेन भाग तो चला गया। अब अल्ट्रावायलेट रे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ठीक है, अच्छा विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ आया। अब इसने क्या किया, ये ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट था, इसने नीचे आने दिया उसको। अब जब नीचे आ गया तो एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग आपको पता है क्यों, क्योंकि नीचे एनवायरनमेंट में क्या है, डस्ट पार्टिकल, ऊपर तो कम थे लेकिन नीचे ज्यादा होते हैं, तो यहाँ स्कैटरिंग भी होगी। यहाँ पर लाइट आपकी क्या होगी, डिफ्यूज भी होगी, डिफ्यूजन भी होगा। तो ये हमने बताया पूरा ऊपर से आने वाली लाइट के साथ क्या होता है। अब क्या होगा, इस लाइट का कुछ हिस्सा पृथ्वी के पास पहुंच जाएगा, जिसको पृथ्वी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्प्शन के बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और आपको मैंने बताया था रेडिएशन लॉ क्या कहता है, किसी भी बॉडी का तापमान अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या करती है, वो भी फिर रेडिएशन एमिट करती है। वो क्या करती है, वो रेडिएशन एमिट करती है, वो रेडिएशन निकालती है अपने में से। अब पृथ्वी भी रेडिएशन निकालेगी, बस उसी चीज को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब क्या होगा, स्थलीय, इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, स्थलीय विकिरणें, ठीक है, स्थलीय विकिरणें क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नथिंग बट स्थलीय, मतलब पृथ्वी से आ रही है। आप पूछोगे सर पृथ्वी में थोड़ी ना कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, पृथ्वी से कहां से आ रही है ऊर्जा, बताओ। अरे बताया था मैंने, सूरज की जो किरण है ना, पृथ्वी ने उसको एब्जॉर्ब किया था भाई, पृथ्वी ने एब्जॉर्प्शन किया था ना। अभी आगे हीट बजट में आप देखोगे पृथ्वी ने जो एब्जॉर्प्शन किया था, लगभग पृथ्वी 47% लाइट को एब्जॉर्ब करती है सूरज से आने वाली को। इंसोलेशन का कुल मात्रा पे जो सूर्य की आती है पृथ्वी पर, 47% भाग को पृथ्वी क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ना दोस्तों, ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, इसी एब्जॉर्प्शन के बाद पृथ्वी रेडिएशन एमिट करती है ऐसे। अभी जो लाइट एमिट होती है, अभी पृथ्वी से एमिट होने वाली लाइट, इनकी इतनी गुंजाइश नहीं होती। पृथ्वी जो है वो अपने तापमान के, पृथ्वी का तापमान ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, 30, 35, 40 डिग्री। अब वो 40 डिग्री के आसपास की, मैंने आपको क्या बताया था, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद है।
मैंने बताया था जो चीज़ जितनी गर्म होती है उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ की वो रेडिएशन एमिट करती है। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ भाई, अरे एब्जॉर्प्शन बताया तो था। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया किसी चीज़ पे किरण पड़ी तो उसने उसको सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे आप पे लाइट पड़ती है सूरज की, तो क्या करते हो आप, आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाती है क्या? आप टकराती है, टकरा के यूं यूं जाती है? नहीं जाती ना, आपकी बॉडी पे पड़ी, आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, आपका बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, सोख लेना, अवशोषित कर लेना। अवशोषित करने के बाद जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द मॉलिक्यूलर एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर में जब हमारी जो ओजोन होती है, हम क्या कहते हैं कि ओजोन पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो क्या होती है, वो उसको क्या कर लेती है, अवशोषित, एब्जॉर्ब। और जब जब एब्जॉर्प्शन होता है तब तब तापमान बढ़ता है। समझ नहीं आ रहा यार तुम्हें यार, जितना मैं चीज़ों को डिटेल में ले जाके कर रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ शायद आपको समझ में आसानी से आएगा, बट मुझे लग रहा है उतनी दिक्कत हो रही है। हाँ पूजा, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। अब पृथ्वी इतनी गर्म तो होती नहीं है, इसका तापमान इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगी उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, है ना? तो वे लॉन्ग वेव निकलती हैं इससे, ठीक है? इससे वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। सो लॉन्ग वेव, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है? ये रेडिएशन लॉ है, ये बताता है कि तापमान जो है वो रेडिएशन के क्या होगा। अब पृथ्वी कम गर्म है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएट करेगी। अब पृथ्वी से जब लॉन्ग वेव जाएगी ना, मैंने आपको कल भी बताया था ये बात लास्ट क्लास में, कल मतलब प्रीवियस क्लास में, कि जो तापमान है ना, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है? दिस इज अवर अर्थ, दिस इज माई अर्थ, दिस इज योर अर्थ। और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, एटमॉस्फेयर, ठीक है? ये क्या है मेरे पास, एटमॉस्फेयर। याद करो मैंने कल भी बताया था आपको, वायुमंडल। मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि ये सूरज से आने वाली लाइट को तो आने देता है, इसकी हिम्मत नहीं है भाई। सन से जो आने वाली किरणें है ना, इसको आने देता, इसकी हिम्मत नहीं है, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो पृथ्वी होती है ना, इनसे भी रेडिएशन एमिट होती है, और ये इन रेडिएशन को क्या कर लेता है, रोक लेता है। क्यों? क्योंकि भैया कमजोर है ना, ठीक है? ये जो जाती है इनको क्या कर लेता है, इनको ये रोक लेता है, ठीक है? रोकता है, फिर दोबारा से रीरेडिएट करता है इधर। तो ये क्यों करता है ऐसा? क्योंकि ये इसके ये लॉन्ग वेव हैं। ये कैसी हैं दोस्तों, शॉर्ट वेव। यार प्रीवियस वीडियो देखो यार, आपने देखी नहीं है। अब मैं ये हिस्सा बात करने वाला हूं। अब पृथ्वी से जब किरण टकरा के जाती है ना ऐसे, तो उसको एब्जॉर्ब करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पहला तो है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CH4 मीथेन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बहुत सारी गैस है, ये क्या करेंगी, आपका एब्जॉर्ब कर लेती है। सूर्य से पृथ्वी से टकरा के जो वापस जाती है ना, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। कहती कहां जाओगी, कहती कहां, इनकी हिम्मत नहीं थी, इनके दम नहीं था इतना कि सूर्य से आने वाली, देखो देखो आ रही है ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए एटमॉस्फेयर कहता है कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे पास तो बहुत एनर्जी है, तुम्हारा स्टाफ है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसके लिए क्या, सूरज से आने वाली को तो आने देता है वो, लेकिन जब ये धरती से टकरा के जाती है तो अब ये ओपेक हो जाता है, अब ये अपना आइटिंग दिखाता है, अब ये कहता है मैं पारदर्शी हूं। कहां जाएगी, कहां जाएगी बता, ठीक है? फिर जाने भी नहीं देता। इसमें से क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग वेव है। तो ग्रीन हाउस गैस इसको एब्जॉर्ब करती है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको ऑलरेडी। वाटर वेपर होते हैं जलवाष्प, तो जलवाष्प भी क्या करते हैं, इस प्रकार धरती से जाने वाली किरणों को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्लाउड, क्लाउड भी बहुत अच्छे क्या हैं दोस्तों, क्लाउड जो है वो भी बहुत अच्छे एब्जॉर्बर है। आपने देखा है कभी, एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आसमान साफ है, ठीक है, आसमान में बादल नहीं है, ठीक है, आसमान में बादल है, तो रात का तापमान गर्म होगा यूजुअल से, ठंडा होगा? आप बताइए मुझे, जल्दी बताइए। बताइए।
नेहा यादव फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ बीच में छोड़ दी, उसमें 2 टॉपिक बचे हैं बस, एक तो ज्वालामुखी और एक भूकंप, इतना तो पढ़ा भी रखा है मैंने पहले भी। तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी होती है, मतलब तुम हर चीज़ को यार मतलब मेरे किए कराए पे पानी फेर देते हो, ये नाम दे देते हो कि सर पूरी करा दो उसको, पूरी है फिजिकल ज्योग्राफी उस पर, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत सारे मतलब दिक्कत पता है क्या होती है, आपको खुद अधूरा ज्ञान है, आपको पता नहीं होता फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, आपको पता है, क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का एक अलग भाग चल रहा है क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशियोनोग्राफी वो भी फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, कॉस्मोलॉजी वो भी फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, सारा करा तो रहा हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी कवर करा दी मैंने ज्योग्राफी 101 पे, और अभी क्लाइमेटोलॉजी करा रहा हूँ, इसको दोबारा रिवीजन क्लास में वहाँ कंप्लीट करा दूंगा, और क्या होता है यार, और जान लोगे बच्चे की। हाँ वार्म होगा, देखो होता क्या है दोस्तों, आपने जनरली कभी महसूस भी किया होगा, जब डे टाइम क्लाउड होता है, दिन के अंदर बहुत सारे बादल होते हैं, तो दिन में तो ठीक है बादल से सूरज की किरणें आती नहीं, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, बट रात में क्या होता है दोस्तों, रात में नीचे का तापमान जो है, रात में अगर मौसम साफ होता है तो क्या होता है, दिन में जितनी ज़्यादा किरणें आती हैं रात में उतनी किरणें धरती से टकरा के टेरेस्ट्रियल, अगर बादल नहीं होगा ना तो ये किरणें टकरा के वापस भी चली जाएंगी, लेकिन जब बादल होता है तो ये नीचे से किरण जो टकरा के जाती है इनको वो जाने नहीं देता, बादल क्या करता है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इन लॉन्ग वेव को क्लाउड क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके बादल फिर नीचे ही रेडिएट कर देता है, इसीलिए जब बादल होता है ना तो उस टाइम पे पृथ्वी पर रात में भी तापमान क्या होता है गर्म होता है, लेकिन अगर बादल नहीं है क्लियर स्काई एकदम साफ आसमान है कुछ नहीं है आसमान में, तो उसमें क्या होता है रेडिएशन लॉस ज़्यादा होता है, पृथ्वी से रेडिएशन ज़्यादा निकल के जाती है एनवायरनमेंट में, और उस केस में क्या होगा दोस्तों, इन दैट केस आपका होगा क्या बताओ, तापमान ज़्यादा जल्दी ठंडा, तो क्लियर नाइट जैसे मरुस्थल में देखते हैं ना, मरुस्थल में बिल्कुल साफ आसमान होता है, इसलिए दिन में तापमान बढ़ जाता है क्योंकि बादल रोकने वाले हैं नहीं उसको, और रात में भी बादल नहीं है तो रात में तापमान बहुत जल्दी रैपिडली डिक्रीज होता है, इसीलिए मरुस्थल में दिन में तो ठंड, दिन में तो गर्मी रह जाती है बहुत ज़्यादा, और रात में क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ये बात क्लियर है या नहीं है आपको, ठीक है, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, अगर क्लियर है तो ओके की रिपोर्ट करो, ठीक है, थम्स अप करो। फिर हीट बजट बच गया, हीट बजट फिर नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे क्योंकि आज हो गया समय समाप्त। भाई मेरी क्लास है अभी 10 बजे, कहाँ पर दोस्तों, आपका अनअकैडमी की ऐप के ऊपर फ्री क्लास है, आप सारे बच्चे आ सकते हो, जुड़ सकते हो मेरे साथ, या आप चाहो तो क्लास भी कर सकते हो, किसके साथ, आप सुरजीत सर के साथ, ठीक है, चॉइस इज़ योर्स, बट मेरी अभी क्लास है तो अपन आज यही समाप्त करेंगे। हीट बजट एक पूरा टॉपिक है जो कल की ही क्लास में होगा, ठीक है, सो कल की ही क्लास में होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई टेंशन है तो बताओ, समस्या है तो बताओ। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि जब मैं बोलता हूँ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो तो सोचते हैं कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करता हूँ मैं, ठीक है, नहीं, देखो अनअकैडमी एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो पेड सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब पैसे दे के पढ़ना होता है उसमें, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, बट वो आपका डिसीजन है आपको कैसे करना है कैसे नहीं। अब ये हीट बजट है तो एक डायग्राम ही, छोटा सा डायग्राम है बस ऐसे, लेकिन ये कल समझ में आएगा आपको, इतना सा ही है बस ख़त्म, लेकिन ये कल समझाऊंगा क्योंकि इस पे टाइम लगेगा अपने को। और मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर को कल के लिए एक्सटेंड कर दिया, मतलब 1 अप्रैल, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए वो कल तक ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभी लेटेस्ट अनअकैडमी का अपडेट आया है कि कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं कर पाए तो आप कल कर लेना। 1 अप्रैल तक को इस यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन को कल तक का एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। सो बस याद यही रखना है, कोड मेरा क्या है सुमित 10, यार ये याद रखना, मेरी बड़ी बेइज्जती करा देते हो आप लोग, ठीक है। आपको मेरा कोड नहीं पता होता, जब आपके पास फ़ोन आता है अकेडमी से तो उनको बोला करो ना कि हम तो सुमित सर से पढ़ते हैं, तो सुमित सर का कोड क्या है सुमित 10। आप मेरे से पढ़ रहे हो, इतने दिन से मेरे साथ रह रहे हो, फिर भी आखिरी में कोड जो है कुछ दूसरा लगा देते हो, बड़ी बेइज्जती होती है मेरी, पता है। फिर बोलते हो कि हम तो सुमित सर के स्टूडेंट है, काय के सुमित सर के स्टूडेंट हो, वो होते तो सुमित 10 कोड होता है ना आपका। सो जो भी बच्चा अकेडमी पे ज्वाइन करता है प्लस पे, देखो कोई भी कोड आप यूज़ करो दोस्तों 10% डिस्काउंट मिलता है आपको, कोई भी कोड यूज़ करो, XYZ कोई भी दुनिया का कोई भी कोड यूज़ कर लो। और अगर कोई आपको कहता है कि 10 नहीं इसमें 15 मिलेगा, वो आपको झूठ बोल रहा है,
वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल इतना ही है। इसका मतलब अगर कोई कह रहा है तो आपको वो मतलब चेपना चाह रहा है। ऐसे लोगों से सावधान, और ऐसे लोगों की मेरे को बताओ। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है, मतलब ऑप्शनल अलग से भी ले सकते हो। 1 साल 2 साल 3 साल कोड लगाओगे मेरा सुमित10, इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये प्लस है, मतलब बिना डिस्काउंट के ये प्राइस है, 1 साल 2 साल 3 साल डिस्काउंट के बाद ये। तो आप कोड हमेशा याद रखिएगा सुमित10।